మ్యాక్సిమం బంద్ అయిపోయింది. మ్యాక్సిమం మీరు అన్నట్టు ఎక్కడో మక్కా మసీదో అక్కడో ఇక్కడో వచ్చుంటే అది కూడా మనం చెప్పినాం. మేము ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ, మీకే మంచిగా అని చెప్పినాం. భవిష్యత్తులో వాళ్ళు కూడా స్టెప్ తీసుకోవడంలో కొద్దిగా టైం పట్టచ్చు. ఇట్ విల్ బి క్లోజ్డ్. నేను ఏం చెప్పిన ఇంతకుముందు, సమస్య తీవ్రతను అనుసరించుకొని అవసరమైతే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ షట్ డౌన్ కూడా చేస్తాం. మినిమమ్స్ ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్టి వీల్ గో ఫర్ ఎ టోటల్ షట్ డౌన్ ఇఫ్ నీడ్ బి. మేము అన్ని రకాలుగా అప్రమత్తంగా ఉన్నాం. బయటికి చాలా విషయాలు చెప్పాం కదా, ఏమేమి అనుకుంటున్నాం, స్ట్రాటజీ ఏం చేస్తున్నాం చెప్పాం. బట్ వీఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్, బై ఆల్ మీన్స్ వీఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్, नथिंग टू वरी. तो चीफ मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि मैक्सिमम जो है चीज़ें बंद हैं और कल भी खासकर बंद का ऐलान किया गया। और जिस तरह के हालात नाजुक बन रहे हैं, ऐसे में आम आदमी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खुद भी सरकार के साथ शामिल हो और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे मौके पर कम से कम साबित कदमी के साथ अमल करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। समाजी कारकुन लुबना सरवत हैं, शुजात अली साहब तर्जुमान कांग्रेस, और इसके अलावा वहीद अहमद मेंबर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मौजूद है। आप तीनों का खैर मकदम है। सरकार ने बाकायदा ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर राव से। एक सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उलमा ने ये बात मान ली है और सरकार के साथ वो खड़ी है। इबादत गाहों में जो टाइम है, चाहे वो जुमा का खुतबा हो, नमाज का तरीक़ा हो, उसमें तखफीफ तो की गई, लेकिन लोगों से ये भी कहा गया था कि जहां जहां इलाकों में आपकी अपनी मसाजिद है वहां पढ़ें, ज़्यादा तादाद में लोग जमा न हो। लेकिन हस्बे रिवायत कल ये देखा गया कि जामा मसाजिद में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। उलमा मिलने के बावजूद ये चीज़ देखी गई। हालांकि आनन फानन ये फैसला हुआ, वक्त कम था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मौजूदा हालात में जिस तरह से मैसेज पहुंचना था, क्या नहीं पहुंचा या लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया है? और ख़ासकर मुस्लिम इबादतगाह के ताल्लुक से वहाँ सवाल हुआ तो सीएम ने साफ तौर पर कहा कि हालात अगर नाजुक होते हैं तो अभी उनसे अपील की जा रही है। मुस्लिम उलमा इस पर अपील कर रहे हैं अपने लोगों से, अगर सूरत हाल काबू में नहीं होती है तो बंद कर दिया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बंद कर दिया जाएगा। क्या इतनी नौबत आने का इंतज़ार किया जाए? तो वहीदुद्दीन साहब, सबसे अहम सवाल ये है, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, सलीम साहब से हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान ने बातचीत की थी कि दरगाहों का जो हाल है, औकाफ के तहत जो दरगाहें आती हैं, आज तक यानी आज इतवार तक, तो माफ़ कीजिए हफ्ते तक, आज की थी, इस वक्त तक कोई ऐलान वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ कि दरगाहों में आप क्या कर रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में जुमेरात जुमा को बड़ी तादाद में जमा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की अभी जो प्रेस मीट हुई लाइव, उसको मैंने भी देखा है। और केसीआर साहब ने जो कहा वो आवाम की, खुसूसन तमाम तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की सेफ्टी के खातिर उन्होंने जो स्टेप्स लिया है, वो स्टेप्स उनकी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, उसको मैं सहराता हूँ। और तमाम लोगों से इस बात की भी अपील करूँगा कि खुसूसन वो लोग, तमाम लोग जो हुकूमत तेलंगाना या मरकज़ी हुकूमत जो भी इस पर स्टेप ले रही है, उस पर हम सबको अमल करना है। ये जो माहौल है ये हमारे एक मुल्क में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन खुसूसन जहाँ तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ है, वक्फ बोर्ड ने भी अपने तमाम मुलाजिमीन को हरकियाती तौर पर, खुसूसन उनको इंतज़ामी तौर पर बड़े पैमाने पर उनको काम जारी किया। और आप देख लीजिए, अल्लाह के फजल करम से हमने जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह हो या निज़ामबाद की बड़े पहाड़ की दरगाह हो या दरगाह यूसुफैन का आप खुद नज़ारा कर सकते हैं, जहां पर हमने आवाम के लिए थोड़ा सा तंग कर दिया है, क्योंकि आवाम को एहतियाती तौर पर उनको घर में रहने के लिए हम भी उनको राग़िब कर रहे हैं। लेकिन छोटा सा एक मसला है, ये जो आफात और बलाइयात जो भी आते हैं, इसके ऊपर मुसलमानों का एक ईमान होता है। वो ईमान क्या है? ऐसी आफतें जहां पर जिसका कोई लाइलाज बीमारी हो, जिसका इलाज ना हो, क्योंकि ये लोग ये माहौल में, ये मूवमेंट में
लोगों की ये हरकत होती है कि रुजू इल्लाह, यानी अल्लाह से रुजू हो जाओ, अल्लाह से। बिल्कुल, यानी आवाम भी देखिए यही इबादत हो रही- से कोई रोक यही नहीं चाह रहा, रही है, अल्लाह से वहीद गिड़गिड़ाकर साहब, यह- इबादत से कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है, इबादत कीजिए। उलमा ने क्या कहा, जामिया निजामिया का फतवा क्या है कि आप इबादत को मसाजिद में फर्ज की हद तक महदूद करते हुए नवाफिल और दीगर जो इबादत हैं आपकी वो अपने घरों में करें, लेकिन दरगाह में कौन सा ऐसा फर्ज है, कौन सी ऐसी नफिल है, कौन सा ऐसा वाजिब है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में ऐसे नाजुक मौके पर भी बड़े हुजूम के साथ दाखिल हो रहे हैं और वक्फ बोर्ड इस पर कुछ नहीं कर रहा। सवाल यह है कि औकाफ बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है दरगाहों में, क्या मुतवल्लियों को सिर्फ अपने गल्लों की फिक्र है? सवाल यह है। जामे निजामिया के जो फतवे का ताल्लुक है उसी को अमल करते हुए आम तौर पर आप खुद नजारा कर लीजिए, मक्का मस्जिद में जहां 10,000 पब्लिक आती है, इस बार जुम्मे में मैं समझता हूं बामुश्किल 800-600 लोग मौजूद थे। अवाम भी बहुत ज्यादा हुकूमत के जो भी ऐलानात है उस पर अमल कर रही है। फिर भी आप रोडे सीएम की पीसी में सवाल क्यों उठाई? रोडे भी सुनसान, सीएम की पीसी में सवाल उठा कि लोग जूं के तू नजर आए, लोगों पर उसका कोई असर नहीं देखा गया है। सीएम साहब के असर इतना ज्यादा रहा, आप देख लीजिए जुमा में हर जगह रोडें खाली रही। ये मुकामी लोग जो है, जुम्मा एक ईद उल मोमिन कहा जाता है, जिसका फरीजा एक ईद के तौर पे हम वहां पर नमाज अदा करते हैं अपने। अब ये बताइए वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सरकार तो कर रही है कोशिशें, वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? जहां तक वक्फ बोर्ड आज भी मेरे को अनीस भाई बुलेबाद, मैं खुद दरगाह यूसुफन जाकर आया, दरगाह यूसुफन में भी हमने तमाम दरवाजों को टाइट कर दिया है। बिल्कुल लोगों को एहतियात बरतने के लिए ना सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं बल्कि वक्फ बोर्ड का तमाम अमला भी इसमें काम कर रहा है। ये मसला किसी एक से जोड़ने का मसला नहीं है, ये आवाम को भी इसमें कोऑपरेट करने का मसला है। यही तो है ना। चलिए ठीक है, आवाम को समझाना चाह रहा शुजात साहब, आज भी देख लीजिए शुजात साहब, सरकार के इंतजामात से आप कितने मुतमईन हैं? और आवाम को इस मामले में हम किसी को यहां इल्जाम देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो इदारे अपनी तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम का खासकर अगर हम देखें तो इबादत गाहों को लेकर मंदिर बंद हो जाती है, चर्च बंद हो जाते हैं, दरगाहों का मामला ऐसा अकीदत है, बेशक आप बुजुर्गान दीन के पास जाइए, अच्छी बात है, लेकिन मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए मुसलमानों का क्या रुख होना चाहिए शुजात साहब और सरकार के इंतजामात? मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि कुरान करीम की एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि तुम अपने आप को जानबूझकर हलाकत में न डालो। जी, तो कुरान करीम का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ रहा है कि जब भी ऐसे कोई हालात पैदा हों तो हमें घरों से निकलना नहीं चाहिए, हमें परहेज़ करना चाहिए। और जहाँ तक हुकूमतों का सवाल है, हुकूमतें बिला शक व शुबा मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए लोगों की गैदरिंग को रोक रही है, तो हमें बिला तकल्लुफ इन चीज़ों की, इन इक़दामात की तायीद करनी चाहिए। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये वबाई मसला है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, इन्हें ये देखना चाहिए कि जो हमारे मुक़द्दस जो मुकामात हैं मक्का मदीना, वहाँ पर भी एहतियात की जा रही है। अज़ा के एक हिस्से के तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ो, घरों से ना निकलो। इतने वाज़े अहकामात और इतने वाज़े अकायद हमारे सामने मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर हम जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इक़दाम किसके लिए किए जा रहे हैं? आप ही के लिए किए जा रहे हैं, आप ही के वास्ते किए जा रहे हैं, आप ही की हुकूमतें कर रही हैं। तो हमें बिला तकल्लुफ, बिला किसी बहस के इन अहकामात को कबूल करना चाहिए और अपने आप को सहज से रखना चाहिए। अगर ऐसे में जहां आप मस्जिद और नमाज की बात कर रहे हैं, ऐसे में तो दरगाह में तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इक़दाम किए जाने चाहिए, या कुछ वक्त के लिए बंद किया जा सकता है, कोई मजाक नहीं इसमें। बेशक दरगाहों में पुलिस का इंतजाम होना चाहिए,
पुलिस और वॉलंटियर्स का इंतजाम होना चाहिए, और दरगाह में जो लोग आ रहे हैं कम से कम 1 महीने तक या 15 दिन तक, जहां तक के हालात हमारे संभले नहीं वहां तक तो इनको जो है सख्ती के साथ अमल करने की जरूरत है। और जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, मैं उस पर कोई तनकीद नहीं करूंगा। उनके पास ना अमला है, अगर अमला है भी तो बेफैज है, कोई उनका वजन नहीं है समाज में जी। तो जो लोग अपना इमेज समाज में नहीं बना सकते हैं तो उनकी बात भी समाज नहीं सुनता है। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर वॉलंटियर्स जो है मुकर्रर किए जाएं, वहां पर पुलिस के जो है अहलकारों को जो है वहां रखा जाए और उनसे कहा जाए कि भाई अगर लोग प्यार से सुन रहे हैं तो सुनने दीजिए, अगर प्यार से नहीं सुन रहे हैं तो सख्ती कीजिए, क्योंकि ये वबा है, वबा को रोकना जरूरी है। पुलिस वाला जो कांस्टेबल जो नौकरी कर रहा है उसको भी इसका नुकसान हो सकता है, तो आप देखिए वो भी रिस्क लेके अपनी नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सबका फर्ज है। हमने कल ही देखा था कुछ शादी खानों को बंद कर दिया गया, और जहां देर रात तक ये चीजें हो रही थी, पुलिस वाले खुद जो है शादी खानों में दाखिल होकर रोक रहे थे। ताजुब है, लेकिन चूंकि मामला दरगाहों का है और मजहबी सेंटिमेंट का मामला है, थोड़ा पुलिस भी एहतियात करती है। पुलिस अपने तौर पर काम जरूर कर रही है। हमारे साथ लुबना सरवत भी है, सामाजिक कामों में काफी हिस्सा लेती हैं और इंडोनेशिया पर शायद वो गई हैं और कुछ काम भी किया है, बहुत पुरानी बात है। हमने एक तस्वीर देखी थी लुबना सरवत, इंडोनेशिया में मसाजिद में नमाजों को लेकर एक दूसरे के बीच काफ़ी जो है फासला रखकर नमाज अदा की गई, काफ़ी एहतियात की गई। इंडोनेशिया में समाज में जिस तरह का माहौल इस वायरस को लेकर है, ख़वातीन का क्या हिस्सा हो सकता है, ख़वातीन की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, घरों में जिस तरह से रहने की बात हो रही है, लोग इबादतों को, ठीक है इबादत कीजिए, लेकिन जिस तरह से इस वक्त ये बात उलमा की तरफ से हो रही कि आप फ़र्ज की हद तक इबादत गाहों को महदूद कर लें, बाकी तमाम चीज़ें घर पर करें। लुबना सरवत। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मसाजिद जो है और दरगाह, जिस चीज़ की बात आप बहुत इम्पोर्टेंटली आप सही तौर पे लाए, उसमें ये इम्पोर्टेंट देखने का बात ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के तहत में आता है, और ये वक्फ बोर्ड और जो भी दरगाह है वो तो पब्लिक प्लेसेस है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर ने कभी का ऐलान कर चुका होना चाहिए था, यहाँ पर क्या क्या पाबंदियां हैं, यहाँ पर कितना शटडाउन करेंगे, यहाँ पर कितना, वहां पर मास्क लगा के आपको आना है, वहां पर सैनिटाइजेशन जो होना चाहिए, ये सब कभी का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर की तहत से आ जाना चाहिए था। अभी तक तो जी पता नहीं, यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी बैठे हैं वो भी इस बात के ऊपर वादे नहीं कर रहे कि मिनिस्ट्री से कुछ नहीं निकला अभी तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेलियर है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर का, क्योंकि पब्लिक स्पेसेस इनके तहत में आता है जी। और सेकेंड थिंग क्या है मालूम कि ये जो अवेयरनेस जो ट्रैफिक पुलिस भी कर रहे थे, मैंने ट्वीट किए हैं डीजीपी ऑफ तेलंगाना को और मिनिस्ट्री और पूरी राचकोंडा पुलिस और अपनी सब गवर्नर को भी ट्वीट किए मैंने, क्योंकि जो भी अवेयरनेस कर रहे थे ये लोग ट्रैफिक पुलिस, जो कि बहुत वायरल हो चुका था वीडियो, उसमें भी आप देखेंगे कि वो सिर्फ तेलुगु में हो रहा था पूरी पब्लिक में। तो मैंने बोले उनको नंबर 1 की पूरी तो उर्दू में नहीं कर रहे आप लोग, तो क्या है मतलब इंक्लूसिविटी कब दिखता है, जब लोग अपनी लैंग्वेज वहां देखते हैं। और सेकेंड थिंग मैंने उनको बहुत क्लियरली ये बताया कि आप जब, मेरी एक अभी पोस्टर भी बना चुकी हूं मैं जो अभी पब्लिक डोमेन में आएगा, कि आप लोग जब बोलते हो कि डू नॉट शेक हैंड्स, तो आप जब पब्लिक गवर्नमेंट से जो आता है किसी चीज तो वो बहुत यूनिवर्सल होना चाहिए। डू नॉट शेक हैंड्स एंड डू नमस्ते नहीं, डू फोल्डेड हैंड्स और डू आदाब विद अ सिंगल हैंड। ये जो क्या है कि इंक्लूसिविटी दिखता है पूरा। तो मैंने पोस्टर ऐसे बनाया कि नो टू शेक हैंड्स बट यस टू फोल्डेड हैंड्स एंड वन हैंड आदाब, क्योंकि ये इंडिया की तहजीब है आदाब करना। बिल्कुल, तो ये सब चीजें में क्या है इंक्लूसिविटी आता है। तो ये मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया उन लोगों को। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि जहां उलेमा फेल हो रहे हैं अपने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी तो फेल हुई है, उलेमा भी जहां पर फेल हो रहे हैं। जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर उनकी वायरल वीडियो में जो बता रहे थे तो वे हाथों के ऊपर से पूरी जो पानी से धोआ जाता है, तो मैंने उनको ट्वीट किए कि भाई ये पूरी जो वजू होती है, वजू की अहम अरकान है ये जो हाथों के ऊपर से धोते, और हाथी जिस ढंग से उंगलियों के बीच से धोते, ये पूरे वजू के अरकान है। तो आप लोग ये बता सकते हैं टू कैच द पब्लिक क्विकली, टू अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक, उनको बोल सकते हैं कि ये जो वजू में होता है तो आप लोग बाकायदा 5 टाइम वजू की अरकान जो इस्लाम में ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसकी पाबंदी करिए। तो उलेमा फ्राइडे के दिन भी ये नहीं बोले,
हाँ, जो कोई भी मसाजिद में नहीं बोले, कोई जमात ये नहीं बोल रही कि आप पूरी मसाजिद में हर मुसलमान को बताइए। और इंडोनेशिया की बात आप लाए, बहुत अच्छी बात है। इंडोनेशिया में क्या है, वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव एंड ओपन माइंडेड है। वो लोग आपको नहीं बोलेंगे कि खांधे से खांधा लगाना वाजिब है, नहीं है, आपको नमाज पढ़ना। और एक बात है, जब अगर यहाँ पर फतवा दिया गया हैदराबाद में कि आप फर्ज सिर्फ पढ़िए और आप सुन्नत नफिल घर में पढ़िए, नहीं, फर्ज में भी इनफ है, आपको कांटेक्ट में आने के लिए वो फर्ज काफी है, क्योंकि आप डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हो, आप मस्जिद के एंट्रेंस पे सैनिटाइज नहीं कर रहे हो। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही हूँ जी, वो जो मैं पोस्टर से फिर से लाने वाली हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बहुत बड़ी फेलियर है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो यूनानी आता है, यूनानी के तहत में पूरी वर्ल्ड में ये फेमस है, इंक्लूडिंग बिल्कुल कितनी एहतियात की जा रही है औकाफ बोर्ड की तरफ से। औकाफ के तहत कई मस्जिदें आती हैं, इस पर भी बातचीत होगी। छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे, ब्रेक के बाद वहीद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि औकाफ बोर्ड की अपनी तैयारियां वक्फ की मसाजिद और दरगाहों को लेकर क्या है। छोटा सा ब्रेक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। तेलंगाना में कोरोना वायरस और इबादत को लेकर हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जाए। और तेलंगाना और खासकर हम बात करें हैदराबाद में, तो दरगाहों पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद के बावजूद
वहां कोरोना से मुताल्लिक कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अनिसुर रहमान ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से बात की। क्या कहा, आइए सुनिए। सत्तों के वक्फ बोर्ड की मीटिंग मुनाकिद हुई है, खासतौर पर कोरोना वायरस के खदशात के तहत कर्नाटका वक्फ बोर्ड की भी मीटिंग मुनाकिद हुई। इस सिलसिले में आप लोग कोई मीटिंग मुनाकिद कर रहे हैं खास तौर पर? इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में हम भी मीटिंग बुलाकर उलमाए मशाखिन को बुलाकर उनको भी एहतियात बरतने के लिए बोलेंगे और दरगाहें जितने भी है दरगाहों के पास भी जो है ना एहतियात बरतने के लिए हमारे स्टाफ को बोलेंगे। तो आपने देखा कि हम करेंगे, जबकि आज सीएम ने बाकायदा ऐलान कर दिया। औकाफ बोर्ड वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि मुतवल्लियों और दीगर औकाफ की मसाजिद में ये ऐलान करते कि इसको महदूद किया जाए और दरगाहों को बंद किया जा सकता था। मैं इसलिए बंद की बात की इसलिए कह रहा हूं कि बाराबंकी में जो मौजूद दरगाह है, दरगाह देवा शरीफ, 115 साल तारीख में पहली बार बंद कर दी गई है दरगाह। बड़ी तादाद में लोग वहां थे। हमारे साथ 3 खास मेहमान लुबना सरवर, शुजात अली साहब और वहीद साहब मौजूद हैं। वहीद साहब, देवा शरीफ आप दरगाह देखिए, बाराबंकी की 115 साल तारीख में बंद कर दी गई जब यह मामला उठा, तो तेलंगाना में दरगाहों को कुछ वक्त के लिए क्यों बंद नहीं किया जा सकता? आप कह रहे हैं कि हमने रास्ते तंग कर दिए, हमने फलां कर दिया, बंद करने पे क्या मुश्किल है? वहीद साहब। जहां तक अभी जो क्वेश्चन सामने आए, जैसे कि अभी मैडम ने कहा जी कि आयुष फेल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर फेल है, पुलिस डिपार्टमेंट फेल है, उलमाए फेल है, आखिर पास क्या है? मैं मैडम से सवाल करूंगा। और खुसूसन आपको ये बात बता दूं, मैं ये बलाहियात जो आसमानी बलाहियात है, वहीद ये साहब बलाहियात एक क्रॉड इस पर लेक्चर के मत ऊपर आ रहे दीजिए। हैं। एक वक्फ दो लोगों बोर्ड पे, दरगाहों को दो बंद लोगों कर रहा है पे, कि 4 नहीं? लोगों पे नहीं आप सीएम ने कहा अगर हालात बिगड़ते हैं तो मैं बंद करवा दूंगा। हालात आए, मैं उसका जवाब दे दूं, मैं उसके बाद जी देखो साहब, ये एक मजहबी जज्बात से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ पर बुजुर्गाने हस्ती है जी। और जहां तक लोग खुद एहतियातन पहले से बानिस्बत 2% लोग भी अब नहीं आ रहे। ये बात बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि वहां पर क्राउड की शक्ल में लोग आ रहे। अभी भी प्रेजेंटली मैं चैलेंज करता हूं, आप दरगाह यूसुफन बगल में है, जाकर देख लेंगे। ये आज की बात क्या है? आप जुमेरात की बात कीजिए, जुमेरात को बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। देखो साहब, किसी के ईमानी हरारत और जज्बे को आप अगर बाराबंकी की दरगाह बंद कर दी गई। 115 साल की तारीख में पहली बार यह दरगाह बंद होती है। और वक्फ बोर्ड, चलिए ठीक है, आप क्या करें? आप वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बताइए कि आपने कोई फैसला लिया है? हाजी अली बंद, माहिम बंद, बाराबंकी की दरगाह बंद। और तेलंगाना रियासत के वजीर आला, तेलंगाना रियासत के वजीर आला कल्वा कुंटला चंद्रशेखर राव साहब हमारे लिए मुअज्जिज शख्सियत है। उन्होंने हमारे उलमाए कराम को दानेश्वराने मिलने, मैं वक्फ बोर्ड की बात पूछ रहा हूं, आप सीएम के पास जा रहे हैं, उलमा के पास जा रहे हैं। शुजात साहब, ऐसे हालात में दरगाहों को बंद किया जा सकता है क्योंकि हमारे सामने कई मिसालें हैं। माहिम की दरगाह आप ले लीजिए, बाराबंकी के लिए लीजिए, कोई अहमियत नहीं है। शुजात साहब, मैं हमारी रियासत के वजीर आला कल्वा अब सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? ऐलान के बहुत इख्तिसार से शुजात साहब। ऐलान की कोई जरूरत नहीं है। हम उनके ऐलान को हम काबिल कबूल समझते हैं। रिपीट करेंगे शुजात साहब? सवाल मैं सुन नहीं पाया जी। कितनी दरगाहें बंद हो चुकी हैं, लेकिन तेलंगाना में मुतवल्ली अपनी दरगाहों को क्यों नहीं बंद करते? क्या सरकार को उस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए, मेरे जो है दोस्त वहीद इमोशनल हो रहे हैं, ये सियासी इशू नहीं है। उसी तरह लुबना भी वो कह रही थी कि फला फला नाकाम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक उर्दू का सवाल है, यहाँ के कमिश्नर ने बहुत ही दर्द मर्दाना अपील की और मैं समझता हूं कि उसको लाखों लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा है जी। तो और उन्होंने वजू के बारे में भी कहा कि वजू के बारे में भी लोगों को नॉलेज देनी चाहिए। अरे वजू के बगैर नमाज तो होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपने जो पूछा दरगाहों का, दरगाहें पूरे खुली हुई हैं, लोग हुज्जत कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं होता, हम जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मक्का और मदीना में क्यों बंद किया गया जी, क्यों उम्रे को रोका गया? अरे बहुत ही सिंपल है साहब, ये वबा है, वबा से बचने के लिए गैदरिंग का ना होना एक बहुत बड़ा जो है अमल है, और उस अमल पर हम सबको अमल करना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है तो मातहतीन क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड में फैसला होना चाहिए, बिल्कुल वक्फ बोर्ड के जो है ना वॉलंटियर्स को वहां पर जाना चाहिए, उनसे गुजारिश करनी चाहिए जायरीन से कि आप यहां ना आए। अगर कोई आखिरी सवाल नहीं सुन रहा है नॉर्मल गुफ्तगू से, आप कुछ कह रही थी लुबना सरवत, एक चीज बता दूं, कल पुलिस को मैंने खुद देखा एक फंक्शन हॉल में कि वो विजयनगर कॉलोनी के एक फंक्शन हॉल से मैं जब वहां गुजर रहा था, उन्होंने पुलिस वहां अंदर गई, लोगों को बाहर किया। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने यह तक कहा, जब मैंने वो चीज सुनी कि अगर ये एमएलए एमपी का भी फंक्शन है तो यहां पर किसी को हम रुकने नहीं देंगे, इतनी बड़ी तादाद से आप चले जाइए। ये मैंने खुद देखा, मैं गवाह हूं इसका। जी लुबना, तो मैं ये इस चीज की मैं भी गवाह हूं कि जस्ट 2-3 दिन पहले गुड़ी मलकापुर के किंग्स फंक्शन हॉल में वहां पर अपने सलीम जी वक्फ बोर्ड चेयरमैन की भी पूरी तस्वीर वहां पर थी। वहां पर क्या 50 लोग से ज्यादा नहीं थे वो किंग्स फंक्शन हॉल में? वो तो उसके लिए मैं भी तो टेस्टिमनी हूँ कि वो भी हुआ था। तो सीरियसनेस नहीं है। मैं एक बात बोलती हूँ कि गवर्नमेंट के पास सीरियसनेस नहीं है, बोल रहे कुछ लेकिन सीरियसनेस अमल में नहीं है। मैं टेस्टिमनी हूँ उसकी। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बता रही थी, यूनानी में जो विनेगर होता है वो विनेगर जो है बैक्टीरिया को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। लेकिन नाकाम की जो बात मैं शुजा जी को बताना चाह रही हूँ, जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा कि वाकई इबादत का मामला, जामिया निजामिया का फतवा सामने है। मैं उस पर तफसील में नहीं जाऊंगा कि नवाफिल घर में एहतमाम। "26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाज़रीन, करियर से मुतालिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह बाघेल, जो कि करियर काउंसलर है। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, पहला सवाल यही, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो बेहतर मुस्तकबिल अगर हमारे नाजरीन चाहते हैं जो हमें देख रहे हैं, तो क्या कुछ नए कोर्सेज, और अगर करियर ओरिएंटेड कोर्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में? सागुफी, देखिए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो 5 प्रमुख स्ट्रीम पे काम करती है। एक है एडमिशन होता है वहाँ पर, एक है ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, दूसरा है साइंस, तीसरा है बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, चौथा है कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, और 5वां है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की, इसमें वोकेशनल काइंड ऑफ द कोर्सेस आते हैं। जैसे बीए ऑनर्स में ले लीजिए तो पोल साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, लिटरेचर रहेगा, हिंदी लिटरेचर, अरबिक लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इस तरह के कोर्स रहेंगे, फिलॉसफी रहेगी, साइकोलॉजी रहेगी, इस तरह के कोर्सेस यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस स्ट्रीम में आते हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इस तरह के कोर्सेस आते हैं। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ बी.कॉम प्रोग्राम होता है और बीए प्रोग्राम होता है। इसमें ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों तरह के होते हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में होता है बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, बीएमएस होता है, इस तरह के कोर्सेस होते हैं। फिर इसमें अकाउंटिंग्स भी आ जाते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर साइंस होता है, बीटेक होता है, इस तरह के कोर्सेस यहाँ पे होते हैं। तो इसमें से आप देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों तरह के कोर्सेस शामिल हैं। एक कोर्सेस हुआ जो एक तरह से कन्वेंशनल कोर्सेस हैं, जो एकदम आप ऑनर्स करके अपना गोल लंबे समय के लिए टारगेट अचीव करना चाहते हैं, और दूसरे तरह के होते हैं कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद एक तरह से प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप सीधे सीधे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब भी बच्चा कोई सोचता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए, तो वो निश्चित करके आए, क्योंकि उसका 11th और 12th से डिसाइड हो जाता है कि वो किस तरह करियर में अपना ऑप्शन चूज करना चाहता है। तो ये सोच करके जब आता है तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से सही दिशा में जा रहा और एक निश्चित लक्ष्य की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा। तो इस तरह का एडमिशन होता है, और यहाँ एडमिशन 2 तरह का होता है। एक है परसेंटेज बेस होता है, जहाँ मेरिट होती है, निकलती है, हर एक कॉलेज की सेंट्रलाइज जो मेरिट सिस्टम है वहां से कट ऑफ निकलता है कि कितने परसेंटेज में होगा। और दूसरा है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जहां एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। तो वो दोनों तरह को आप देखें कि आपको किस कोर्स में जाना है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है du.ac.in, वहां विजिट करेंगे तो कौन से कोर्सेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रवेश परीक्षा के थ्रू होते हैं और कौन सा कोर्स जो है कि आपके मेरिट बेस पे होते हैं, पूरी जानकारी आप उस वेबसाइट में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, अगर इससे अलग मैं अगर एडमिशन प्रोसेस की, जैसे कि आपने हमें बताया कि 2 तरीके से होते हैं, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जो है वो बच्चों के चल रहे हैं, तो ऐसे में जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या कुछ करियर के ऑप्शन, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो वहां से है? देखिए, इसमें सगुफी अगेन मैं बोलूंगा 2 तरह के कोर्सेस हैं। जो आर्ट स्ट्रीम के प्रोफेशनल कोर्सेस हैं और दूसरा है एक ट्रेडिशनल कोर्सेस है। प्रोफेशनल कोर्सेस में हम काम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, वहाँ पे 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें 2017 में लॉन्च हुआ। और इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रवेश परीक्षा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो ग्रेजुएशन करके 3 साल में बीजेएमसी करके निकल सकते हैं,
या कि पूरा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के माध्यम से आप बीए भी करें जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और एमए भी साथ में कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। और वहीं पर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का दूसरा एक कोर्स है कि बीटेक ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। मुझे लगता है देश की पहली यूनिवर्सिटी जहां बीटेक ह्यूमैनिटीज चलाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक ऐसा कोर्स है जहां बीटेक करना, ह्यूमैनिटीज करने के बाद मैक्सिमम बच्चे जो प्लेसमेंट हुए हैं, प्लेसमेंट में नहीं गए हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उन्होंने अपना कुछ काम किया है और एक तरह से रोजगार क्रिएट करने का काम किया है। तो ये क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पर इस तरह का कोर्सेस चलता है। तो इस तरह का कोर्सेस एक तो हुआ कि प्रोफेशनल आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरे हुए कि आप पोल साइंस में ऑनर्स कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में ऑनर्स कर लीजिए। प्रोफेसर साहब, दूसरे कोर्सेज के बारे में भी हम जानेंगे। कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी मैंने एमएससी किया है जूलॉजी में। जी हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। मैंने एमएससी किया है जूलॉजी में। जी नेट भी क्वालिफाई किया है। हाँ। अब मेरे लिए आगे क्या है? देखिए, नेट क्वालिफाई किया बहुत अच्छी चीज है कि यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है, एमएससी जियोलॉजी किया है, तो आपको पता है कि नेट करने के बाद आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब निकलता है उसमें एक तरह से आप उसका इंटरव्यू दे करके सीधे आप नौकरी पा सकते हैं। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप वहां पर जाके, यदि आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी आ गई हैं आजकल के, जहां उसके पैरेलल सैलरी देती हैं और 6th और 7th कोई कमीशन उनमें भी लागू हो चुका है, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि उसके बाद भी मान लीजिए आप एकेडमिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, तो और हायर स्टडीज करके आप रिसर्च में चले जाएं, तो जैसे रिसर्च एसोसिएट होते हैं और पीएचडी या एमफिल कर करके आप, या कि बाहर की फेलोशिप ले करके आप एक नया करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो हेलो जी सवाल बताइए अपना। हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं इस वक्त, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने बीएससी बीएड की है। हाँ। तो जी बोलिए आपकी आवाज आ रही है। आप डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम कॉलर का पूरा सवाल लें, हम अपने सभी नाजरीन से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो अपने टीवी की आवाज बंद करके हमें कॉल करें ताकि हम उन्हें क्लियर सुन सके, क्योंकि अभी हमें ये दिक्कत हो रही है कि हम उनको क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, राब्ता हमारा नहीं हो पाया है इन कॉलर से। प्रोफेसर डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कोर्सेज की। एक कॉलर और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी सवाल बताइए। जी, 1 साल के लिए प्रोफेशनल डिप्लोमा होता है साइकोलॉजी में। जी होता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? नहीं, आपका 1 साल का जो प्रोफेशनल कोर्स होता है साइकोलॉजी में, उसके लिए यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीए लेवल पर आपने बैचलर लेवल पे यदि साइकोलॉजी किए हैं, उसके बाद प्रोफेशनल, उसमें अलग एक तरह से सेक्टर आपका खुल जाता है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया आपका चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया। इस तरह के किसी एक चीज पे आप जाकर स्पेशलाइजेशन करने का आप क्षेत्र चुन सकते हैं उसमें। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल कोर्सेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कौन कौन से कोर्सेज हैं? देखिए, इसके अलावा जैसे BA-MS एक बहुत अच्छा कोर्सेस है, BBA है, बैचलर इन इकोनॉमिक्स है, इस तरह का कोर्सेस कर लीजिए। इसके लिए स्पेशलाइज जैसे हमारे 5-6 कॉलेजेज हैं, जैसे शहीद सुखदेव सिंह है, शहीद राजगुरु है, टूरिज्म एंड ट्रैवल है, इस तरह के कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज है, फूड टेक्नोलॉजी है। इन तरह के कोर्सेज करने के बाद यदि आप इन कॉलेजों से निकलते हैं, तो जिन्होंने ये चीजें पढ़ी है उनको पता है कि यहाँ पे करने के बाद मैक्सिमम लोगों का पैकेज बहुत अच्छा हुआ है और 100% लगभग प्लेसमेंट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजों से, शहीद सुखदेव या राजगुरु से, केशव महाविद्यालय से, जहां से भी बच्चे निकले हैं उनको प्लेसमेंट मिल जाता है। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी सवाल बताइए अपना। मैडम, मैं JNK से बोल रहा हूँ, नईम अहमद मेरा नाम है। जी नईम साहब, सवाल बताइए। मेरी बेटी ने BSc MSc से टेक्नोलॉजी किया है। जी। तो अब वो आगे क्या कर सकता, आगे उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ है, PhD कर सकती है ये?
बीएससी एमएससी टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर साइंस किया है। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, देखिए एक बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। 2-3 तरह के कोर्सेस हैं। एक तो आप जाकर के जैसे जो मेडिकल कॉलेजेज होते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में हम बात करें तो सफदरजंग है, एम्स है, यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट लगे, उनके साथ काम करते हुए, किसी प्रोफेसर के साथ काम करते हुए उनको एक तरह से रिसर्च का बैकग्राउंड पता हो जाता है, तो उसके बाद वो रिसर्च में जा सकते हैं, हायर स्टडीज में जा सकते हैं, पीएचडी करके एक तो फैकल्टी की तरफ आ सकते हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारे प्राइवेट यदि आपने इंस्टीट्यूशन आपने देखे होगा तो एनेस्थीसिया की पूरे देश में कहें तो एक प्रोफेशनल एनेस्थीसिया की बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा इसमें सैलरी भी है। तो यदि आप उस तरह का कोई ट्रेनिंग ले लेते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में एसोसिएट होकर के, तो आप प्राइवेट में भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं वहां पर जॉब ले सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है, एक तो हायर स्टडीज में जाए या तो इसी को आप प्रोफेशनल उसमें कन्वर्ट करके थोड़ा सा और आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी पा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी मैं जहूर बोल रहा हूँ जम्मू पुंछ से। जी मैम मैंने जो है वो MA BEd हूँ मैं, मैंने फारसी में MA किया है। जी तो अभी मैं जो है वो पुलिस एज अ कांस्टेबल जॉब कर रहा हूँ, तो मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ। तो टेल मी व्हाट आई कैन डू इन फ्यूचर। जहूर साहब जो है, देखिए फारसी का एक तरह से स्कोप यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन इसके माध्यम से आप यदि इससे संतुष्ट नहीं हैं तो थोड़ा सा आप मेहनत करके जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं या स्टेट सर्विसेज एग्जाम जो होते हैं उसमें जाकर के यदि आप तैयारी करते हैं, CSET वगैरह का परीक्षा निकाल लेते हैं, तो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जॉब होते हैं आप सीधे सीधे स्टेट सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज में आ सकते हैं और एक बहुत बड़ा एकदम से प्रेस्टिजियस जॉब है, पूरा एकदम प्रतिष्ठा वाला जॉब है, वहां पे नौकरी पा सकते हैं। यदि ये नहीं करना है तो फिर इसके बाद हायर स्टडीज आप वहां नौकरी करते हुए भी कर लें, तो मुझे लगता है एक दूसरा स्कोप जो है एकेडमिक्स का खुलता है और फारसी का मिडल ईस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा जो है स्कोप है, वहां पे काफी इंडियन टीचर जो हैं वहां पे जाते हैं हायर एजुकेशन में, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने मित्रों को जानता हूं जो वहाँ कोई सऊदी अरबिया में, कोई कतर में है, कोई इराक में, कोई ईरान में है, इस तरह जाकर के वहां पे पढ़ा रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। बिल्कुल। और कई कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी, सवाल बताइए अपना। हाँ मैम, एक्चुअली मेरी बच्ची ने GNM अभी कंप्लीट किया हुआ है। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। कहाँ क्या कंप्लीट किया है? GNM जनरल नर्सिंग। जनरल नर्सिंग, जी 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 जी। तो फर्दर क्या वो MSc बोल रही थी करने के लिए, तो क्या बेटर रहेगा? जी देखिए, 2 तरह के लाइफ में जो है हमें इस तरह से करियर चूज करने का ऑप्शन मिलता है। एक है शॉर्ट टर्म गोल है, एक है लॉन्ग टर्म गोल। यदि आप MSc करके और आगे स्टडी करके एक तरह से पूरा कंप्लीट करके रिसर्च प्रोग्राम में जाते हैं तो आप जो है तो एक प्रोफेशनलिज्म की तरह से एक हायर पे पैकेज में चले जाते हैं। दूसरा यह है कि आपको करियर जल्दी स्टार्ट करना है तो जनरल नर्सिंग वो कर चुकी हैं, किसी भी हॉस्पिटल से जुड़ करके वहाँ पे ट्रेनिंग लें और एक तरह से नौकरी भी साथ साथ चलती रहे, तो वहाँ भी जो एक्सपीरियंस काउंट होगा, एक्सपीरियंस जो